नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे पड़ोसी देश के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग जाएं और प्रधानमंत्री का घर जला दिया जाए और पूरा देश दिवालिया हो जाए तो चिंता तो होती है कि कहीं आग की ये लपटें हमारे तक ना पहुंच जाए। और ये चिंता कहीं ना कहीं इसलिए होती है क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का हाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप रुपया देखें तो ऐतिहासिक लो है, हिस्टोरिकल लो, एकदम नीचे आ चुका है। और सेंसेक्स शेयर बाजार का आलम यह है कि चंद महीनों में खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। सेंसेक्स गिरता चला जा रहा है। और होलसेल इन्फ्लेशन यानी होलसेल महंगाई जो है 15% से ऊपर चली गई है। और बेरोजगारी के बारे में तो बस पूछे नहीं, हाल बुरा है। तो क्या इस सरकार की अर्थव्यवस्था को सुनकर आपका दिल घबराता है? तो दोस्तों, आज कुछ बहुत चौंकाने वाली बातें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं और मेरे वरिष्ठ साथी अशोक वानखेड़े। और वानखेड़े साहब के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये बोलते हैं, बेखौफ बोलते हैं, तो दिल्ली दरबार भी घबराता है। और आज हम इस मुद्दे पर जो बहुत ज़रूरी है, बहुत से कन्फ्यूजन क्लियर करने जा रहे हैं। बहुत से कन्फ्यूजन आपके क्लियर करने जा रहे हैं जो आप अखबार में पढ़ते हैं, जो आप टीवी चैनल में देखते हैं, या इवन सोशल मीडिया पर आप जो देखते हैं। तथ्यों के साथ, खुलासों के साथ बहुत सी चीज़ें आज क्लियर होगी। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं और अशोक वानखेड़े कुछ ज़बरदस्त खुलासे करें, हम चाहते हैं कि देश की तिजोरी का हाल क्या है, मोदी सरकार की तिजोरी का हाल क्या है, इस पर कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहता हूं। सिर्फ 1 मिनट लूंगा। सबसे पहले, श्रीलंका और भारत, इनकी अर्थव्यवस्था के बीच कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ये मैं पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। उसकी वजह क्या है कि श्रीलंका एक बहुत छोटा सा द्वीप है और इसकी जो जनसंख्या है हरियाणा राज्य से भी कम है। 2.2 करोड़ से 2.25 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है, इसलिए तुलना नहीं की जा सकती। और जो उनकी जो डायनेमिक्स है इकोनॉमी की, वो भी भारत से बिल्कुल अलग है। भारत हकीकत में दुनिया की आज की तारीख में तीसरा बड़ा बाजार है चाइना और अमेरिका के बाहर। तो इसलिए कंपैरिजन यहाँ पर सीधे नहीं किया जा सकता। अब एक और चीज़, कंपैरिजन इसलिए भी नहीं हो सकता कि श्रीलंका भारत की तुलना में वहाँ की जो जनसंख्या है, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है, वो भारत से कहीं ज़्यादा बेहतर है। भले ही वो देश दिवालिया हो गया हो, लेकिन पर कैपिटा इनकम, हर आदमी की जो औसत सालाना आमदनी है, वो तकरीबन $13,909 है। भारत से बहुत ज़्यादा है। और उसकी जो रैंक है 88 है वर्ल्ड में, जबकि भारत की रैंक 142 है। और सालाना जो औसत है पर कैपिटा इनकम का, वो 2,543 है, 2000। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। भारत में एक आबादी जो है, कहाँ 2 करोड़ की आबादी और कहाँ 135 करोड़ की आबादी, और उस आबादी में इतनी बड़ी संख्या गरीबों की है। तो यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। ये भी बात सही है, बाजार बड़ा है लेकिन गरीबी ज़्यादा है। इसलिए कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं कि अर्थव्यवस्था की सीधी तुलना नहीं की जा सकती। अब दोस्तों, साइज को लेकर श्रीलंका और भारत में भले ही कोई तुलना ना हो, लेकिन कुछ ऐसी समानताएं हैं सरकार में। जो यहाँ पर सरकार है दिल्ली में और जो कोलंबो में सरकार है, उसका जो कार्य प्रणाली है, जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, फैसले लेने के जो तरीके हैं, उसमें आपको कुछ समानताएं दिखेंगी जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा। मिसाल के तौर पर कुछ बेहद खराब डिसीजन लिए गए, बैड फाइनेंशियल डिसीजन। जैसे वहाँ टैक्स को लेकर भारत में जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन अचानक हुआ, उसके दुष्परिणाम देखने को मिले। उसके बाद जिस तरह से जल्दबाजी में जीएसटी को लाया गया, जबकि जीएसटी नेटवर्क पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं था। ऐसे वहाँ पर वैट को लेकर जो फैसला लिया कि टैक्स जो है माथा काट देंगे, और एकदम से अचानक कोविड आ गया श्रीलंका में, और टूरिज़्म के साथ जो उनका ये जो टैक्स था वैट का, रेवेन्यू एकदम से कम हुआ।
एक बहुत गलत आप कह सकते हैं इम्पैक्ट हुआ। इसी तरह से ऑर्गेनिक खेती का जो फैसला लिया कि अचानक उन्होंने कहा कि अब पूरे श्रीलंका में ऑर्गेनिक खेती होगी, तो रूरल इकॉनमी पे गलत प्रभाव पड़ा। एक और चीज़, क्रोनी कैपिटलिज्म, वहाँ भी जो राष्ट्रपति थे उनके कुछ पसंदीदा उद्योगपति थे और उनको आउट ऑफ द वे जाके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए और कहीं ना कहीं उसमें इरेगुलरिटीज़ हुई जिसका प्रभाव इकॉनमी पर पड़ा। मनमाने फैसले, बहुत से मनमाने फैसले हुए। जी हाँ, जिस तरह के कुछ फैसले आप यहाँ भी देख सकते हैं दिल्ली में, और उन मनमाने फैसलों का भी इम्पैक्ट आया। अब इससे पहले कि हम अशोक वानखेड़े के खुलासे सुने, कुछ बड़े खुलासे, एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। राजपक्षे की जो सरकार थी, जहाँ एक भाई प्रधानमंत्री, दूसरा भाई राष्ट्रपति, ये मेजॉरिटी पॉलिटिक्स की राजनीति कर रहे थे। और मेजॉरिटी पॉलिटिक्स का मतलब है जो बहुमत का समाज है। जैसे बीजेपी यहाँ पर हिंदू पॉलिटिक्स करती, मेजॉरिटी पॉलिटिक्स, इसी तरह की मेजॉरिटी पॉलिटिक्स श्रीलंका में हो रही थी। जो वहाँ का सिंघली समाज है, जो तकरीबन जिनकी आबादी आप कह सकते हैं बुद्धिस्ट हैं, ज़्यादातर 70% हैं। जो हिंदू हैं वहाँ पर वो तमिल हैं, आपने देखा था जाफना की जंग में, वो तकरीबन 11-12% हैं। बाकी जो अरब से और मिडिल ईस्ट से आए बहुत पहले आप कह सकते हैं अरबिक जो व्यापारी थे, वो सुन्नी मुस्लिम हैं, जो आप कह सकते हैं 9 से 10% हैं। पहले जंग तमिलों से हुई और उसके बाद में वहाँ पर सिंघली और मुस्लिम्स के बीच में दंगे हुए। इस चक्कर में ये जो मेजॉरिटी पॉलिटिक्स हुई, उसमें राजपक्षे हीरो बन गए, पूरे देश के हीरो थे। जैसे आज मोदी है, एक समय श्रीलंका में राजपक्षे था। लेकिन उसके बाद अर्थव्यवस्था, प्रशासन इस तरह चौपट हुआ कि राजपक्षे को देश छोड़ना पड़ा। इस मेजॉरिटी पॉलिटिक्स की मैं बात करूंगा, लेकिन पहले सुनते हैं पूरी कहानी बड़े खुलासे के साथ, और बहुत ही बेखौफ बात जो करते हैं अशोक वानखेड़े, उनको सुनते हैं। आप पिछले 35 साल से महाराष्ट्र को देख रहे हैं, मुंबई को देख रहे हैं, जो देश की आर्थिक राजधानी है। सारे कॉरपोरेट को आप जानते हैं और शेयर मार्केट को जानते हैं, पूरी इकोनॉमी आप महाराष्ट्र की, हमारे जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसको समझते हैं। और आप दिल्ली दरबार भी देखते हैं पिछले 25-30 साल से। जब आप चीजों को समझ रहे हैं एक रिपोर्टर के तौर पे, तो एक प्रधानमंत्री के तौर पे जिनके साथ अडानी है, जिनके साथ अंबानी है, देश का कॉरपोरेट है, वो मोदी जी क्या ये व्यवस्था नहीं समझ पा रहे, या दिमाग जो है वो चुनाव जीतने में लगा हुआ है? मैंने दीपक जी आपको कहा था ये के मॉडल पे चल रहे हैं। अडानी अंबानी उद्योगपति जो है, रुइयाज और ये बाकी लोग हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और जनता नीचे की तरफ जा रही है और जनता को झूठ परोसा जा रहा है। क्योंकि इस देश में, मुझे दुर्भाग्य है इस देश का, ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारी पीढ़ी का दुर्भाग्य है, ये आपको सुनना पड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री महंगाई पे नहीं बोलते, हमारे प्रधानमंत्री बेरोजगारी पे नहीं बोलते, हमारे प्रधानमंत्री गिरते हुए रुपए पे नहीं बोलते। रुपए $80 पहुंच गया है। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं तो काली पे बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं तो शिवलिंग पे बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं तो चुनाव की राजनीति पे बोलते हैं। प्रधानमंत्री शॉर्टकट की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने झारखंड में शॉर्टकट की बात कर दी। क्या शॉर्टकट के मायने हैं? शॉर्टकट के मायने यह है कि लोगों को आप प्रलोभन दो, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ दे रहा हूं बिहार को। कहां से दे रहे हो? प्रॉपर्टी बेच के दे रहे हो क्या? टैक्स पे से दे रहे हो। और इस टैक्स का विनियोग कौन करेगा? कभी भी कलेक्टेड टैक्स के पैसे यदि सही समायोजन उसका हुआ, सही खर्चा हुआ, तो देश तरक्की करता है। क्या आपको आज आंकड़े दिखाई नहीं देते? क्या आज बाढ़ में मरने वालों के आंकड़े दिखाई नहीं देते? क्यों आसाम, क्यों बिहार, क्यों घाघरा नदी, क्यों यूपी, क्यों महाराष्ट्र, क्यों गुजरात, क्यों 75 साल से आजादी के बाद भी आज पानी के नीचे जाते हैं? लेकिन भाऊ एक चीज आपका फोकस देश के प्रबंधन पे नहीं है। आपका फोकस है महाराष्ट्र की सरकार बन गई, अब गोवा में खेल करो, वहां की बन गई, झारखंड में गिराओ, झारखंड की गिर गई, बंगाल में तकलीफ दे दो, बंगाल की तकलीफ हो गई, आंध्र प्रदेश में देखो, तेलंगाना में देखो क्या कर सकते हैं। सरकारें हमारी चाहिए। सत्ता में क्यों आना चाहेंगे आप? जहां आप सत्ता में बैठिए वो तो करिए, सत्ता में जिस काम के लिए बैठिए वो तो करिए। आपने 2014 से सत्ता में बैठने के बाद क्या किया? 7% का महंगाई दे दी,
जीडीपी का राइज आपने गलत दे दिया। मैंने बताया आपको कैसा महंगाई के भरोसे जीडीपी बढ़ता है और महंगाई की वजह से टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। तो ये झूठे आंकड़े देख के आप लोगों को तरसा रहे हो, लेकिन दिशा भाव भूल कर रहे एक हो। चीज और, एक चीज और, इनकी जो कैबिनेट है, मोदी जी की जो कैबिनेट है, उसमें राजनाथ जी हैं और मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के नितिन गडकरी हैं। बहुत बड़े आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप जिनके पास है, और जिन्होंने जिस चीज को हाथ लगाया वो सोना हो गया, इस तरह के नितिन गडकरी, अपना भी बिजनेस बहुत बड़ा है। इनके पास अमित शाह हैं, और अमित शाह बाजार को समझते हैं। तो जहां आपकी कैबिनेट में नितिन गडकरी हैं, राजनाथ हैं, अमित शाह हैं, मैं निर्मला सीतारमन जी का नाम नहीं, तो ये जो राजनाथ और नितिन गडकरी हैं, क्या मोदी जी इनसे सलाह नहीं लेते हैं? क्या कैबिनेट से नहीं पूछते हैं और फैसले हो जाते हैं जो अर्थव्यवस्था पे कहीं ना कहीं जिनका उल्टा प्रभाव पड़ रहा है? कैबिनेट का मतलब होता है दीपक जी, कैबिनेट में बिल लाए जाते हैं, कैबिनेट में प्रस्ताव लाए जाते हैं, विस्तृत चर्चा होती है, फिर निर्णय लिए होते हैं। हमारे कैबिनेट को इन्फॉर्म किया जाता है। याद करिए वो नोटबंदी का दिन, जब पूरे कैबिनेट को बुला के टेलीफोन बाहर रखवाए गए थे और उनको जी हाँ, इन्फॉर्म किया गया था जेटली साहब कि को भी शायद हो नहीं जाए, पता था। पता था। तो जब इन्फॉर्म किया जाता है तो वो कैबिनेट कैसे। और मैं तो हमेशा उदाहरण देता हूँ, लोग यहाँ संगीत सुनने के भी शौकीन होंगे। जब आप किसी क्लासिकल संगीत सिंगर को सुनते हो, या भीमसेन जोशी को आप सुना करते थे, या बड़े बड़े जो क्लासिकल सिंगर जो सुनते हैं, तो उसके पीछे एक तंबूरा लेके, एक एक पीछे सितार लेके, वो तंबूरा जी हाँ, लेके एक बैठा रहता तानपुरा है तानपुरा गायक, लेके। तानपुरा लेके। वो तानपुरा लेने वाला गायक उसी बलन का गायक होता है कि कहीं मेन सिंगर का आवाज यदि कहीं ऊपर पहुंचने में यदि कोई कम पड़ता है तो पीछे से सुर लेके वो महफिल को बनाए रखता है। और एक कव्वाली का प्रोग्राम होता है जहां दो कव्वाल गाने गाते हैं और पीछे सिर्फ ताली बजाते हैं। मुझे क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, शायद संसदीय असंसदीय नए शब्द आए, शायद इसमें मैं फिट नहीं हूँ। लेकिन मैं आज कहता हूं कि यदि हमारी कैबिनेट कव्वालों की एक टोली है तो मुझे ये कहने में शर्म नहीं आएगी। दो गाते हैं और तो, बाकी सब ताली बजाते हैं, कोई तो क्या पूछने वाला गडकरी जी नहीं। और अमित शाह की भी नहीं सुनी जा रही है? अमित शाह और गडकरी जी की क्या सुनी जाएगी? क्या आपको लगता है इनकी सुनी जाती है? तो नहीं, अमित शाह को चाणक्य ये बताते हैं कि साहब चाणक्य हैं अमित शाह, और चाणक्य तो चाणक्य होते, अर्थशास्त्र भी समझता है। चाणक्य चाणक्य ये अर्थशास्त्र वाले चाणक्य नहीं है। ये अर्थशास्त्र सिर्फ चुनाव का समझते हैं। ये अर्थशास्त्र वो समझते हैं कि कितने विधायक तोड़ने के लिए कहाँ पैसा देना पड़ता है, चार्टर्ड कहाँ से होता है, कौन सा होटल बुक किया जाता है। ये अर्थनीति समझते हैं। ये अर्थनीति ये समझते हैं कि किस किस अपने कौन से जिले में कितना बड़ा ऑफिस होना चाहिए, उस ऑफिस का पैसा कहाँ से आएगा, रैलीज होती है तो रैलीज का पैसा कहाँ से आएगा। ये तमाम बातें ये अर्थनीति समझते हैं, जिनको आम आदमी के सरोकार कोई नहीं है, आम आदमी के आंसू पोंछने के लिए देश में कोई नहीं है। ये दुर्भाग्य है। और हम आज भी वही धर्म की अफीम खा के चलते हैं। आज हमें इस बात में बहुत ज्यादा चिंता है कि काली के मुंह में क्या सिगरेट क्यों दिखाई और वो पोस्टर पे क्यों। लेकिन जिस काली की हम बात करते हैं, मैं आगरा का वो उदाहरण आपके सामने लाना चाहूंगा दीपक जी। एक युवा, 30 साल का युवा, 28 साल की उसकी पत्नी और 8 साल की बेटी आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि आर्थिक तंगी है और नौकरी नहीं है। तो क्या वो काली का, वो लड़की जो काली का रूप नहीं है? क्या लड़कियों में हम माता नहीं देखते? क्या जो पत्नी जिसने अपने आप को रस्सी से टंगवा लिया है और आत्महत्या की, इस देश से उसने परागमन कर लिया, तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं वो भी एक देवी का रूप है? हम जीवंत काली को नहीं पूजना चाहते। हमको सिर्फ मूर्ति काली चाहिए। मूर्ति पूजक हो गए हम, और मूर्ति के पूछे की भावना हम भूल गए। हम राम का मंदिर तो बनाते हैं, लेकिन राम ने शबरी के बेर खाए थे। आज शबरी कहाँ है? आज शबरी के बेर छोड़िए, वो राम के लिए क्या बेर लाएगी जब खुद के उसके लाले पड़े हुए। नहीं, लेकिन मुर्मू हाहाकार लाए हैं मचा ना, हुआ है। मुर्मू तो लाए हैं मुर्मू, ना वो, तो आपको द्रौपदी क्या लगता मुर्मू है आदिवासी। तो एक आदिवासी को लाने से आपको क्या लगता है? एक दलित को आपने राष्ट्रपति बना दिया तो इस दलित के लोग घोड़े पे बैठ के, आज भी घोड़ी पे बैठ के अपनी बारात निकाल पा रहे हैं? क्या दलित राष्ट्रपति भवन में होते हुए दलितों पे अत्याचार रुक गए थे क्या? तो भाव मैं क्या ये मानूं, आप सिंबॉलिक इतने रिप्रेजेंटेशन है। ये फॉरेन भाव। नहीं, देखिए, अब मैं इस देश को, मैंने कहा कि नोटबंदी के बाद जितना कैश नोटबंदी के पहले था, उससे ज्यादा कैश लोगों के पास है। फिर कैश की किल्लत क्यों है? फिर पैसे की किल्लत क्यों है? फिर लिक्विडिटी क्राइसिस क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि आम आदमी का विश्वास ही बैंकिंग सिस्टम से उड़ गया है। आम आदमी का विश्वास ही सरकार से उड़ गया है। क्या आप मुझे दीपक जी गारंटी के साथ बता सकते हो कि अगली जीएसटी की मीटिंग में क्या होगा? यदि मैंने आज जीएसटी की मीटिंग है तो मेरा गोडाउन में मैं माल भरने के पहले व्यापारी 3 बार सोचता हूं
कि आज जिस रेट में मैं माल लूंगा पता नहीं उस पर क्या टैक्स लेके देना पड़ेगा, और मैं क्या रेट में मुझे पोसाता भी नहीं पड़े, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी। आज जीएसटी लेकिन लागू होने के बाद सालों हो गए, लेकिन जीएसटी का स्लैब अभी तक तय नहीं हुआ। आज तक हम ट्रायल एंड एरर मेथड पे चल रहे हैं। क्या टैक्सेशन में वो एक ट्रायल एंड चीज, एरर पे मेथड पे चला जाता है क्या? आप दिल्ली में सरकार में भी काफी इनसाइट की खबर रखते हैं। तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो इस सरकार को चलाते हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना है, चाय पीना है। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो वित्त मंत्रालय में, ये क्या कहते हैं? क्या इनकी बात नहीं मानी जा रही, या ये जो सुझाव देते हैं, या जो एक्सपर्ट सुझाव देते हैं, या हमारी सरकार में सही इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं है? मेरा ये कहना है कि जो नौकरशाह हैं या जो सांसद हैं जिनसे आपकी बात होती है, पार्टी से जो जुड़े, उनका क्या कहना है? या आर, मोदी जी कहीं आर, और सोच रहे हैं? आरबीआई के कितने डायरेक्टर्स बने ऐसे? आरबीआई के कितने गवर्नर इसी सरकार ने अपॉइंट किए थे, कोई बाहर से तो अपॉइंट नहीं हुए थे। हाँ, कोई इसी रुक नहीं रहा सरकार ने था। अपॉइंट करने के बाद वो क्यों छोड़ के चले गए, दो दो तीन तीन छोड़ के चले गए? क्या कारण था? और जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम आर्थिक नीतियों के साथ हमारा वाइबिलिटी नहीं बैठती। क्या उन्होंने नहीं कहा ये बातें? क्या यहाँ का नौकरशाह कुछ बोलने की स्थिति में है? जो बोलता है वो बाहर चला जाता है। तो तो नौकरशाह भी, मोदी, उनको समय निकालना होता है तो निकाल भाव लेते फिर, हैं। अगर ऐसा है तो मोदी सरकार के साथ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? आप कैसे देख रहे हैं? व्हाट इज द मोदी रूट सरकार कॉज, के प्रॉब्लम क्या साथ, है? मोदी सरकार के पास प्रॉब्लम ये है, मैं कोई राहुल गांधी को इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा, इकोनॉमिस्ट पे ईगोनॉमिस्ट भारी है, ईगो बहुत भारी है। इको मोदी की जी का जगह एक ईगो। मॉडल, ईगो भारी है। मैं आपको बता दूं कि आप गुजरात पे चले जाइए। आप तो बहुत रिसर्च करते हैं दीपक जी, आप तो रिसर्च जी, मैं जर्नलिस्ट गुजरात है, आप गया था जी। इन्वेस्टिगेटिव है। गुजरात में जाके पूछिए कि जब केशुभाई पटेल ने गुजरात छोड़ा था तो गुजरात पे कितना कर्ज था, और जब मोदी जी ने छोड़ा तो गुजरात पे कितना कर्ज है। कर्ज लेके कलाबाजी करना ये मोदी जी का पुराना शौक है, और वही उन्होंने गुजरात को एक ऐसे ट्रैप में ला दिया है कि आज भी सबसे ज्यादा कर्जदार राज्यों में गुजरात का राज्य है। आज यदि डेप्ट रेशो, जीडीपी डेप्ट रेशो देखा जाए तो गुजरात आज भी अपने लिमिटेड में नहीं है, लिमिट के बाहर ही है। तो क्या हम गुजरात का मॉडल, वो मॉडल लेके आ रहे हैं मोदी जी कि कर्ज लो और शादी करो, कर्ज लो और पार्टी करो? क्या ये लेकिन ये एक मायना है, चीज, ये मायने है इस देश के? एक एक जो अशोक भाई, जो सबसे बुनियादी सवाल है, चलिए हम लंका से तुलना नहीं करें, लेकिन लंका में जिस तरह से लोग सड़क पर आए, उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने लाठियां खाई, और वो वही सिंघली कम्युनिटी के थे, वो वही मेजॉरिटी कम्युनिटी के थे, जिस मेजॉरिटी पॉलिटिक्स की राजपक्ष का परिवार राजनीति कर रहा था, वो हीरो था राजपक्ष परिवार। लेकिन वहां पर अल्टीमेटली जो मेजॉरिटी है, जो बहुमत की, जो वहां की जनसंख्या, वो ही उनके खिलाफ हो गई, मुखालिफ हो गई। भारत में अभी ऐसा नहीं लगता। हमारे यहाँ जो मेजोरिटी, अभी उनको लगता है कि नहीं, मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, राशन फ्री मिल रहा है, और कम से कम मुसलमानों को योगी जी जैसे या शिवराज जी जैसे बुलडोजर चला के इनको दुरुस्त कर रहे हैं। तो क्या बहुमत अभी भी इस उसमें है कि भाई चलो ठीक है, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स हैं, इनके जो है बूचड़ खाने बंद हो गए, या ये जो हमारी लड़की ले जाते थे भगा के, इस तरह की जो बातें होती हैं, और इस तरह की बातें जो हम हिंदी के अखबारों में पढ़ते हैं या चैनल के डिबेट्स में देखते हैं, तो यही सब हो रहा है, हिंदू मुस्लिम की जो बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि बहुमत जो है हमारे देश की, वो ये नहीं देख रही कि रोटी कपड़ा और मकान आगे चल के क्या होगा, बच्चों की परवरिश क्या होगी, जो हमारी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन है, उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? यानी एक नशे में है, ये नशा टूटेगा बहुमत का? ये नशा तो श्रीलंका में भी था। श्रीलंका में भी जो बच्चे, जो कुछ मीडिया था बहुमत। वो लगातार इस बात को आलोचना कर रहा था, लेकिन वहां कुछ मीडिया हाउसेस थे जो सरकार की जयकार कर रहे थे। लोग उस चैनल में भी घुस गए, लोग पत्रकार भी पीटे हैं। लोहिया जी ने कहा था बहुत पहले, जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। वर्तमान में सड़कें सूनी हैं अभी, तो संसद आवारा है। वही आवारा संसद हो गई थी वहां पे। लेकिन ज्यादा आवारागिरी जब बढ़ जाती है तो फिर रस्तों पे चिल्ला चोट मचना शुरू हो जाती है। मैंने इसलिए कहा कि अब जो हमारा 135 करोड़ का जो डेप्ट है, ये जो डेप्ट की सर्विसिंग शुरू होगी, तो क्या हमारे बजट का 30 से 40% हम सिर्फ बजट कर्ज देने में ही लगा देंगे? क्या हम सिर्फ महंगाई की वजह से
जीडीपी और टैक्स कलेक्शन को ज्यादा बता के हमारी तरक्की बताएंगे? ये बबल बस्ट होता है दीपक जी। हर चीज का सॉन्ग लिया जाता है, हर चीज का नाटक किया जा सकता है, लेकिन पैसे का नाटक नहीं होता। पैसे की जगह पैसे ही होता है। कोई भी इकोनॉमी का जो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, जो लंका ने जो गलती की, लंका ने जब वहां पे जो गृह युद्ध हुआ, गृह युद्ध से जब लंका ने निजात पाया, तो लंका को जो इकोनॉमिकल ग्रोथ करनी थी, लेकिन उन्होंने फिर उपभोक्ता इकोनॉमी अपना ली कि अपने लोगों को ज्यादा खर्चा करवाओ, यही सब कुछ करो और यहीं से पैसा आए, यहीं पे खर्चा करो। कोई भी विश्व की देश की इकोनॉमी जो बड़े सुपर पावर बने हैं फाइनेंशियल इकोनॉमिकल, वो ऐसे मॉडल पे चले ही नहीं। वो उसको ये वो के मॉडल होता है। जब के आंकड़ा ऐसा जो हम के बोलते हैं तो ऐसा होता है। तो जो ऊपर जाता है वो उद्योगपति है, नीचे जाता है वो आम जनता है। आम जनता एकदम नीचे स्तर पे चली जाती है, उद्योगपति ऊपर चला जाता है। वो के मॉडल अभी हमारे देश में चल रहा है। एक होता है वी जी मॉडल, जिसमें जनता भी ऊपर जाती है और उद्योग भी ऊपर जाती है। उसके लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे निर्भर होना होता है। आपका आयात बिल्कुल कम हो और निर्यात बहुत ज्यादा हो, वो देश की कमाई है। जो देश में उपभोक्ता जो खाते पीते हैं, उनसे जो टैक्स वसूलते हैं, वो आपकी कमाई जी। नहीं होती, वो तो आपके रोज के खर्चे हैं। तो फिर आपके पास जो कमाई होनी चाहिए वो कहां से? हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आत्मनिर्भर करो, मेक इन इंडिया करो, ब्रेक इन इंडिया करो, 10 इंडिया तुम बोल दो। जबानी खर्च चलाने से देश नहीं चलता। आज हमारी स्थिति क्या है, मैं जून का आंकड़ा बता दूं आपको। जून का जो ट्रेड डेफिसिट का बिल है, ट्रेड डेफिसिट माने आयात और निर्यात में जो फर्क है, जो हमारा आयात ज्यादा है और निर्यात कम है, वो 25.64 बिलियन डॉलर का है, अकेले जून महीने का आपका डेफिसिट। यदि इतने बड़े बड़े डेफिसिट आप लेके जाओगे तो आने वाले समय में आप क्या करोगे? जो सरकार जिस मोड़ पे जा रही है आप, और मैं दीपक जी आज आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को डरा नहीं रहा हूं, मैं आगाह कर रहा हूं हम कितने बड़े ट्रैप में जा रहे हैं। अब लोग क्या कहेंगे, अब सरकार क्या करेगी? जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है तो फिर आप नोट प्रिंटिंग चालू कर देते हो। आप एक्सेस नोट प्रिंटिंग चालू करके कैश की किल्लत कम करने का प्रयास करते हो। उससे क्या होता है? परचेसिंग पावर बढ़ता है। उससे क्या होता है? आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई और बढ़ेगी। और यदि महंगाई 7.5 हो गई या 7.4 हो गई, 3 हो गई, तो उसके बाद सरकार के टैक्सेस बढ़ेंगे। आप देखिए, मैं बार बार कहता हूं, जीएसटी ज्यादा क्यों आ रहा है? जीएसटी इसलिए नहीं ज्यादा आ रहा है कि व्यापार बहुत हो रहा है। जीएसटी ज्यादा आ रहा है कि महंगाई हो रहा है। एक शर्ट पे 10 रुपए जीएसटी लगता है। यदि शर्ट की कीमत 100 रुपए है और 10% का जीएसटी है, 10 रुपए आता है। यदि शर्ट की कीमत 200 रुपए होगी तो जीएसटी 20 रुपए कलेक्ट होता है। तो जीएसटी तो बढ़ गया, लेकिन शर्ट कितना बिका? एक ही बिका। तो ये लगातार महंगाई की वजह से आपके टैक्स कलेक्शन आते हैं। महंगाई की वजह से सारी चीजों का मूल्यांकन ऊपर चला जाता है, तो आपका जीडीपी ऊपर चला जाता है। फिर आप लोगों को इतराते हो कि हमारा जीडीपी इतना बढ़ गया, हमारे टैक्सेस इतने बढ़ गए। ये सब महंगाई की देन है भाई। और इस महंगाई के चलते यदि ये आंकड़े लोगों की देखा कि आप दिशा भूल कर रहे हो, तो ओरिजिनल ग्रोथ कहां है? ये जी। ओरिजिनल ग्रोथ नहीं है। अब फिर आप लंका के ट्रैप पे जा रहे हो। लंका की सरकारों ने यही किया। तो ये थे अशोक वानखेड़े, और मुझे लगता है कि जितना निडर होके बोलते हैं, और ख़ासकर जब मोदी सरकार का क्रिटिकल असेसमेंट करते हैं, तो जो हिम्मत करते हैं, इतनी हिम्मत वो चौधरियों और गोस्वामियों में नहीं है। जी हाँ, नहीं है, किसी में नहीं आज की तारीख में हिंदुस्तान की। और इसीलिए मैं इनका बहुत ही एहतराम करता हूँ। बहरहाल, वो मेजॉरिटी पॉलिटिक्स पर मैं आना चाहता हूँ आखिर में, कि राजपक्षे साहब ने, जी हाँ, एक राष्ट्रपति, दूसरा भाई प्रधानमंत्री, इन्होंने जिस तरह से शुरू में, क्योंकि मेजॉरिटी पॉलिटिक्स करी, बहुमत को साथ लेके चले, जैसे बीजेपी की जो राजनीति है, बहुमत को साथ लेने, मेजॉरिटी पॉलिटिक्स, वही मेजॉरिटी पॉलिटिक्स करी। और ये हीरो बन गए। हीरो इसलिए बने क्योंकि जो तमिल थे, माइनॉरिटीज़ थे, हिंदू जो थे, उनको क्रश किया जाफना में, आपको पता ही है। और उसके बाद जो मुस्लिम्स थे, 7 से 8% जो अरब से आए थे, वहाँ सेटल हो गए थे, ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान थे, उनसे जो है कहीं ना कहीं सिंघली समाज भिड़ गया। और उसके बाद आपने देखा कि बम विस्फोट हुए, कई लोग मारे गए, 200-250 लोग मारे गए, और टूरिज्म इंडस्ट्री नीचे आ गई। और उसके बाद फिर दंगे हुए। तो पहले जाफना में राइट्स, सिविल वॉर, उसके बाद मुस्लिम के साथ कहीं ना कहीं एक दंगे, सांप्रदायिक दंगे। इसका असर क्या हुआ कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिखर गई, और उसके बाद मनमाने फैसले लिए। तो जो हीरो थे वो ज़ीरो हो गए। और जिस तरह से हमने रामायण में लंका
जलती हुई देखी थी, आज अपनी आंखों के सामने इस दौर में देख रहे हैं कलयुग में। और राजा को अपना देश छोड़ना पड़ा। गलतियां कहीं ना कहीं स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में थी, वो अहंकार था मेजॉरिटी पॉलिटिक्स का। और ये मुझे लगता है एक बड़ा मैसेज निकलता है श्रीलंका की स्टोरी से, श्रीलंका की खबर से। तो दोस्तों, लंका चाहे सतयुग में जले और चाहे कलयुग में, लंका में आग की लपटें हमेशा कोई ना कोई संदेश देती हैं, और इस बार भी संदेश दे रही हैं। और हम और आप तो समझ ही रहे हैं, दिल्ली दरबार भी समझेगा इस संदेश को। तो आज बस इतना ही। आखिर में वही गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये ऐसी आवाज़ है जो सिर्फ आपके लिए है, और बड़ी मुश्किल से, बड़ी हिम्मत से, आपके हौसलों की वजह से मैं ये बातें रख पाता हूँ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा कि क्या खबर आ रही। तो आज बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।